हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमांटी क्लासेस। आज हम मैक्रो इकोनॉमी क्लास 12 के चैप्टर 4 करने जा रहे हैं और ये है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो इसमें हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. So पहला है यहाँ पे हमारा कि एक्सप्लेन वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड ऑफ नेशनल इनकम। आपको पता है कि नेशनल इनकम मेजर करने के लिए तीन तरीके हैं। एक तो पहला है वैल्यू एडेड, ठीक है। दूसरा जो है आपका इनकम मेथड और तीसरा जो है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। वैल्यू एडेड को हम प्रोडक्शन आउटपुट मेथड भी कहते हैं। पहला वैल्यू एडेड मेथड, हम देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या है और कैसे इस मेथड को अप्लाई करके हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। लेट अस बिगिन। पहला है एक्सप्लेन वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, जिसको प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड भी कहते हैं हम। According to this method, national income is calculated by adding net value added at factor cost by all the producing unit during an accounting year within domestic territory। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते कैसे। आपको पता है कि कोई भी कंट्री में तीन सेक्टर होते हैं या प्रोड्यूसिंग यूनिट होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है एक तरह से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर होता है। और तीनों सेक्टर जो भी वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड मतलब कि जैसे मान लो फार्मर ने 500 रुपीज़ का क्रॉप ग्रो किया, ठीक है। इसने मिलर को बेच दिया, मिलर ने उसको आटा बनाया और आटा बना के उसको बेच दिया 700 में। तो यहाँ पे इस मिलर ने कितना ऐड किया? 200 रुपीज़। फार्मर का हम ओरिजिनल ले लेते हैं 500 प्लस 200 तो 700 हुआ। अगर हम इसी को ऐड कर देते हैं आपका 500 और 700 तो ये 1200 हो जाता है। वो रॉन्ग हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए डबल काउंटिंग। तो हम अभी हम इसको आगे करेंगे। यहाँ पे क्या ये बोल रहे हैं कि नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। वैल्यू ऐड मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक कारपेंटर है, उसने 100 रुपीज़ का लकड़ी खरीद के लाता है एंड देन उसको चेयर में कन्वर्ट करता है और उसको 400 में बेच देता है। तो उस कारपेंटर ने कितना वैल्यू ऐड किया? 300 में तो खरीद के लाया था और 400 में बेचता है, यानी कि 300 रुपीज़ वैल्यू एडेड था। इसी तरह से हर सेक्टर में हर प्रोड्यूसिंग यूनिट जो होते हैं वो कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको फिर सामान बनाते हैं एंड देन फाइनली उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके बेच देते हैं। जितने भी सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट है, उस प्रोडक्शन यूनिट के जितने भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसमें कितना वैल्यू एडेड है, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं हर प्रोड्यूसिंग यूनिट का, तो वी गेट नेशनल इनकम, ठीक है। यही है नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। इसका हम स्टेप देखेंगे। पहले स्टेप में पहला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। आपको पता है कि तीन प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होते हैं। प्राइमरी मतलब होता है कि व्हेन वी यूज नेचर टू प्रोड्यूस समथिंग, जब हम खेती बाड़ी हो गया या पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, लंबरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ऑल दिस कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब होता है कि जब हम रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, और उसको हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड में। जैसे लकड़ी जो था वो रॉ मटेरियल था और फिनिश गुड चेयर हो गया। ये कहाँ पे होता है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली सेकेंडरी सेक्टर, इसमें कंस्ट्रक्शन भी आता है। और टर्सरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ टर्सरी सेक्टर में आते हैं। कोई भी इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और ये प्राइमरी में जो भी वैल्यू एडेड होता है, सेकेंडरी में जितना वैल्यू एड, थर्ड, इन तीनों को हम ऐड करके क्या करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन। तो जीडीपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो ये फॉर्मूला है हमारा वैल्यू एडेड मेथड का। क्या है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब मान लो कि प्राइमरी सेक्टर में आपका सेकेंड प्राइमरी में 100 रुपीज़ का वैल्यू ऐड हुआ, सेकेंडरी में 100 रुपीज़ का हुआ, और मान लो 200 का हो गया टर्सरी सेक्टर में, तो ये कितना हुआ 2 400 हो गया। तो 400 तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ, कितना सामान बना। अगर हम इसमें मान लो कि ये 50 रुपीज़ का रॉ मटेरियल यूज़ किया होगा, ये मान लो कि 100 रुपीज़ 50 का किया होगा, और ये भी 50 का किया होगा, तो 150 माइनस कर दो, और 150 माइनस करने के बाद कितना 250, तो 250 विल बी कॉल्ड एज ए वैल्यू एडेड। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब व्हाट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन प्रोड्यूसिंग समथिंग। हम जो चीज़ यूज करते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जैसे लकड़ी जो था हमारा रॉ मटेरियल था, तो अगर मान लो चेयर 400 में बेचता है, लकड़ी जो था 100 रुपीज़ का था, 100 रुपीज़ माइनस करना पड़ेगा, तो उसने कितना वैल्यू ऐड किया 300 रुपीज़। सो 300 हो गया वैल्यू जीडीपी एट एमपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और पहला है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, जो भी आपने बेचा सेल किया, मान लो आपने पेन बनाया, 10 पेन बनाया और 1 रुपये में बेच दिया उसको, तो 10 रुपये जो हो गया आपका सेल हो गया, प्लस कुछ पेन नहीं बिकता है उस ईयर में, तो उसको हम ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। सो कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर 5 रुपीज़ जो चेंज स्टॉक है, तो 15 रुपीज़ जो हो गया आपका जीडीपी एट एमपी हो गया। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसी को हम जीबी एट एमपी भी बोलते हैं। तो याद रखना कि हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं। मैंने आपको बताया किस तरह से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, और किस तरह से हम चेंज स्टॉक सेल प्लस चेंज स्टॉक, जैसे ये सेल था ये चेंज स्टॉक था, तो इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से हम जो चीज़ रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसका कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं, माइनस करने के बाद जो आता है वो हमारा GVA, इसको बोलते हैं GVA एट एमपी आता है, ठीक है। सो ये GVA एट एमपी निकल जाता है। अगला स्टेप है कि डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब आप कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं व्हाट इज डोमेस्टिक, फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम। याद रखना डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है NDP एट FC। डोमेस्टिक इनकम मतलब ही होता है NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो NDP एट FC इक्वल टू क्या होता है, जो हमने अभी निकाला था GDP या GVA एट MP, अभी जो ऊपर हमने तीनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर का जो वैल्यू एड था उसको ऐड करके GDP एट MP निकाला था, उसमें से देखो अब ग्रॉस से हमें नेट में जाना है, तो हमने पहले पढ़ रखा है ग्रॉस से नेट का जो डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन होता है। जब हम डेप्रिसिएशन माइनस ग्रॉस में डेप्रिसिएशन लगा हुआ होता है, नेट में हमें निकालना होता है, तो हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा ग्रॉस से नेट बन गया। डोमेस्टिक डोमेस्टिक इसमें कोई चेंज नहीं है। और तीसरा मार्केट प्राइस है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा होता है और फैक्टर कॉस्ट में हमें उसे निकालना होता है, तो हमने माइनस कर दिया। सो जब हम GDP एट एमपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं और NIT माइनस कर देते हैं, तो हमारे क्या निकल आता है NDP एट FC। और फाइनली हम अगर नेशनल इनकम निकालना है NNP एट FC। नेशनल का मतलब होता है, याद रखना ये बात की NNP एट FC को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमने अभी निकाल रखा था NDP, तो हमने यहाँ लिखे, जो हमें निकालना होता है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो हमारे पास होता है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। सो हमारे पास ऑलरेडी निकाला हुआ है NDP एट FC, यहाँ पे NDP एट FC, ठीक है। NDP एट FC हमारे पास ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ है, NNP एट FC हमें निकालना है। तो फर्क क्या है, नेट नेट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फैक्टर कॉस्ट इसमें भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक से हमें नेशनल में जाना है। जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो NFI ऐड करते हैं। NFI मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये हम बता रखा आपको पहले वीडियो में कि NFI कैसे निकालते हैं। सो जब हम NFI ऐड कर देते हैं तो हमारा नेशनल मिलता है। इस तरह से वैल्यू एडेड मेथड से हम इस फॉर्मूला के थ्रू नेशनल इनकम या जो भी निकालना हो, क्वेश्चन में जो भी दिया हो उसको हम निकाल सकते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो हम धीरे धीरे बाकी पार्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट आर द वेरियस प्रिकॉशंस फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्ट मेथड। सो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना होता है जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। सो उसमें कुछ आइटम इंक्लूड करना चाहिए। वो एक तो सबसे पहला चीज़ जो है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होनी चाहिए। फाइनल गुड्स मतलब जो कि रेडी है सेल के लिए और जो कंज्यूमर परचेस करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं।
इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस, मान लो कि आप अपने ही घर में रह रहे हो, लेकिन ये अगर मान लो किसी और को देते हैं तो उससे रेंट मिलता है, तो इसको भी हम इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप खुद अपने घर में रह रहे हो तो उसका भी रेंट शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर मान लो कि कोई चीज़ आप उगा रहे हो अपने लिए, ठीक है, सो बिकॉज दैट बिकम पार्ट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन, तो इसलिए उसको इंक्लूड होना चाहिए। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट एज दीज कंट्रीब्यूट टू द करंट ईयर आउटपुट। ठीक है। सो इम्प्यूटेड मतलब अगर खुद के लिए आप कोई भी फिक्स एसेट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, सो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द वाइल एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है। क्या क्या चीज़ हमें नहीं इंक्लूड करना चाहिए? सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी जिस ईयर में ये बना था उस ईयर में इंक्लूड हो चुका है, इसलिए हम अगर दोबारा से करते हैं तो ये डबल काउंटिंग होगा। लेकिन अगर मान लो डीलर, मान लो एक हाउस होल्ड के पास कार है, उसने एक डीलर को दे दिया, ठीक है, और डीलर ने किसी और को बेच दिया और इसके लिए इसे कमीशन मिला है, मान लो यहाँ पे 2% कमीशन मिला है और यहाँ पे बेचने के लिए कुछ कमीशन मिला है उसको, तो ये कमीशन जो है ये इनकम है डीलर का और वो इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है। लेकिन वैल्यू ऑफ कार इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सेल एंड परचेस ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, देखो शेयर एंड बॉन्ड्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास शेयर है, मैंने किसी और को बेच दिया, तो यहाँ ओनरशिप शिफ्ट हो जाता है, इसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, किसी भी तरह का कॉरस्पॉन्डेंस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं होता है। लेकिन ब्रोकरेज मतलब जो कमीशन होता है वो इंक्लूड होना चाहिए, ना कि ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय इलीगल एक्ट, जैसे थेफ्ट हो गया, स्मगलिंग हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए इंक्लूड। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ये नहीं इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम फाइनल गुड्स लेते हैं ना कि इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कि एक कारपेंटर जो है 100 रुपीज़ का लकड़ी खरीद के लाता है और चेयर बनाता है, तो ये 400 में बेच देता है, तो दिस हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड, तब जाकर 300 रुपीज़ हम ऐड करना चाहिए। सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन लाइक सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, किचन, गार्डनिंग, क्योंकि एज इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू, और इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए हमें। सो ये कुछ प्रिकॉशन है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए वाइल एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इनकम मेथड। ठीक है। एक चीज हम यहाँ पढ़ लेते हैं पहले, व्हाट इज डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग मतलब होता है काउंटिंग द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट मोर देन वंस। जब हम कोई भी प्रोडक्ट का वैल्यू एक से ज़्यादा बार हम काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग, और इससे हमारा नेशनल इनकम एस्टिमेशन गलत हो जाता है। सो सपोज अगर यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज देयर आर 4 प्रोड्यूसर, कौन कौन है? एक फार्मर है, एक मिलर है, एक बेकर है और एक कन्फेक्शनर है। ठीक है। अब देखो फार्मर ने वैल्यू ऑफ आउटपुट कि 2000 का कुछ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो मिलर को दे देता है, मिलर उसको फ्लोर में कन्वर्ट करके 2500 बेच देता है। उसके बाद उसको किसको बेचता है? बेकर को बेचता है। बेकर 2500 का लेता है और उसमें बेकर ब्रेड बना के वो बेच देता है 3600 में। फिर इसने दुकान वाले को बेच दिया, उसने 4000 में बेच दिया। इस तरह से अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो ये 12,100 हो जाता है। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था कि आपको इसमें जैसे कि फार्मर का हम कोई भी इंटरमीडिएट कमीशन नहीं लेते हैं, तो जो भी फार्मर ने प्रोड्यूस किया वो वैल्यू एडेड हो गया 2000 रुपीज़। फिर इसने कितना एक्स्ट्रा किया? 2500 में से 2000 माइनस कर दें तो 500 हो गया। फिर इसने 1100 ऐड किया वैल्यू, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल जो था 2500 का था। यहाँ पे 3600 का रॉ मटेरियल था इसका, और उसने बेचा कितने में? 4000 में, तो 400 ऐड किया। जब हम इन सारे को ऐड करते हैं तो 4000 होता है। सो 4000 विल बी वैल्यू एडेड, ना कि 12,100। हमने क्या किया यहाँ पे? सिर्फ जितना वैल्यू ऐड किया हर जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे, तो उसको हमने ऐड किया। फाइनली जिसमें बेचा गया वो 4000 है। सो टू कैलकुलेट वी टेक द वैल्यू ऑफ आउटपुट, देन देयर विल बी डबल काउंटिंग। अगर हम ये लेते हैं तो इट विल बी डबल काउंटिंग। सो वैल्यू ऑफ व्हीट हैज बीन इंक्लूडेड 4 टाइम। देखो यहाँ भी 2000 इंक्लूड हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी
तो इसलिए इसको माइनस करते रहना पड़ेगा हमें। ठीक है। अब देखो मेथड, अब कैसे हम इस डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। सो देयर आर टू वे थ्रू विच वी कैन अवॉइड द डबल काउंटिंग। एक तो होता है वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि हम कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग। जैसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, 12,100 था, और हम इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था, देखो यहाँ पे लिया है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये 8,100 जो रॉ मटेरियल हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में लिया गया था, उसको हमने माइनस कर दिया, तो क्या निकला 4,000। तो इस तरह से हम 4,000 शुड बी टेकन एज ए वैल्यू एडेड। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि देखो बाय दिस मेथड वी टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ओनली इन अबव एग्जांपल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आउटपुट इज इक्वल टू 4,000 रुपीज। तो इस तरह से। और दूसरा जो है कि जितने में बिक रहा है, फाइनल आउटपुट मतलब जितने में वो बेचा जा रहा है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ऊपर, सबसे ऊपर जो इसने कितने में बेचा था, 4,000 रुपीज में। सो ये ले लो एक तो, या आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को 8,100 को टोटल से माइनस कर दो। तो दोनों तरीका होता है। अगर हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, तो उसको हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। जितना वैल्यू ऐड हुआ उसी को हम ऐड करते रहते हैं। और फाइनल आउटपुट मतलब जितने में फाइनली बिका वो आइटम, उसको हम उसी को लेते हैं, और इस तरह से हम डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ठीक है। सो इनकम मेथड में क्या होता है, आपको मैं आपको बता देता हूँ पहले यहाँ पे। जैसे मान लो कि हम इनकम मेथड में NDP@FC, तो इसमें रेंट होता है, रॉयल्टी प्लस रॉयल्टी, एक आइटम हो गया ये, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस COE प्लस मिक्स इनकम। तो ये हम 5 चीज जब ऐड करते हैं, ये हम एक ही लेते हैं, 1 2 3 4 5। सो इन 5 चीज को ऐड करने से हमें ये पता होना चाहिए कि NDP@FC निकलता है। अगर आप इसके जगह पे कुछ और लिख देते हो तो गलत हो जाएगा। तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि ये 5 चीज ऐड, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, COE ऐड करने के बाद और मिक्स इनकम ऐड करने के बाद NDP@FC निकलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मैंने इसे बता रखा है NDP@FC क्या होता है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन आता है कि रेंट मतलब होता है कि अगर लैंड हम किसी को देते हैं उसे रेंट मिलता है, वो भी इनकम है एक तरह से। ठीक है। दूसरा रॉयल्टी क्या होता है, अगर मान लो गवर्नमेंट कोई माइंस वगैरह निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, वो किसी कंपनी को दे देता है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और जो कंपनी को दिया जाता है वो कंपनी उसको रॉयल्टी देता है। सो ये भी एक तरह से इनकम है, ये भी इनकम पहला वाला था। इंटरेस्ट मतलब आप किसी को पैसा दे रहे हो तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन दे रहे हो किसी को तो वो भी एक तरह से इनकम ही है। प्रॉफिट, अगर मान लो आपने पैसा लगा रहा है उससे आपको प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी इनकम है। COE क्या होता है, COE मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन एम्प्लॉय, अब हम इसका देखते हैं क्या दो पार्ट होता है। पहले मैंने अभी बताया आपको कि ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया आपको, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस COE प्लस मिक्स इनकम। ठीक है। और ये क्या निकलता है, NDP@FC। तो ये तो चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया। इंटरेस्ट भी समझ। प्रॉफिट का 3 पार्ट होता है। ठीक है, प्रॉफिट का 3 पार्ट होता है। अगर मान लो प्रॉफिट दिया हुआ तो हम उसको ऐसे ले लेते हैं एज इट इज, जिसे एक तो डिविडेंड होता है, दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरा जो होता है कॉर्पोरेट टैक्स। अभी समझा रहा हूं इसको क्या है। डिविडेंड मतलब होता है ना कि अगर मान लो आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर को मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। उसके बाद कंपनी कुछ पैसा अपने पास रख लेता है प्रॉफिट में से, उसको इन्वेस्ट करता है लेटर, उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। और तीसरा जो होता है गवर्नमेंट
कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स लगाता है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं या प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। सो अगर मान लो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट ले लो, नहीं दिया हुआ तो इन तीनों को ऐड कर दो और इससे आपका प्रॉफिट निकल जाए, फिर प्रॉफिट यहाँ पुट करके उसका वैल्यू पुट कर दो। और नेक्स्ट है सीओई। सीओई भी कंफ्यूज कर सकते हैं उन लोग। सीओई जो होता है इसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसका दो पार्ट होता है, एक तो वेज एंड सैलरी, सैलरी इन कैश एंड काइंड, कैश एंड काइंड, ठीक है, और दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, अब देखते समझते क्या है। जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उनको वेजेज मिलता है, वेज एंड सैलरी मिलता है। तो जो रेन्यूमरेशन दैट इज पेड टू वर्कर दैट इज कॉल्ड सीओई, ठीक है। ये दो पार्ट होता है। पहला होता है वेजेज। मान लो कि कोई काम कर रहा है तो उसे 10,000 रुपया जो अगर मिल रहा है इन हैंड, तो ये होगा वेज हो गया, ठीक है। उसके बाद उसे कुछ अदर फैसिलिटी मिल जाता है। मान लो कि कंपनी उसे रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रहा है तो भी पैसा बच रहा है उसका। अगर मान लो उससे कॉफ़ी मिल रहा है वो भी पैसा बच रहा है। अगर उसको ड्रेसेस मिल रहे हैं वो भी पैसा बच रहा है। तो इस तरह से मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है कंपनी की तरफ से, वो पैसा बच। तो काइंड मतलब होता है कि कैश के अलावे जो पैसा बाकी उस अदर फैसिलिटी मिलता है। अगर कंपनी फ्री देता तो ले रहा है उसको, नहीं तो उसको पैसा देना पड़ता। तो इसलिए मान लो ये 2,000 का ये दे रहा है, ठीक है, कंपनी काइंड में दे रहा है, और प्लस इसके टोटल सैलरी से कुछ पैसा निकाल दिया जाता है और वो प्रोविडेंट फंड में, ग्रेचुइटी में डाल दिया जाता है। तो ये भी अगर 2,000 मान लो सपोज है तो आपको कितना मिल रहा है, 10,000, 14,000। सो 14,000 जो होगा आपका सीओई होगा, ठीक है। सीओई मतलब ये वेज एंड सैलरी प्लस कैश एंड काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन दोनों को ऐड करके। अगर आपके पास सीओई दे रखा है 14,000 तो आप वो ले लो। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर ये इस फॉर्म में दिया होगा, वेज एंड सैलरी मान लो अगर दे रखा होगा 500 रुपीज, हाँ, ये दे रखा होगा मान लो कुछ पैसा, फिर ये दे रखा होगा, इन तीनों को ऐड करके फिर सीओई निकलता है। तो इस तरह से सीओई निकाला जाता है। सो ये सीओई, ये तो हम देखते हैं 4-5 चीज़। मिक्स्ड इनकम मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट होते हैं जहाँ पे कि हम पॉसिबल नहीं है ये डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, सीओई है। जैसे मान लो कोई अपने घर में ही दुकान खोल रखा है, वहाँ पे वो खुद ही सारा काम करता है, तो यहाँ पे तो ऐसे इनकम को हम मिक्स इनकम के में लेते हैं। और इस तरह से इन 5 चीज़ों को ऐड करने से हमें NDPAD निकल जाता है। सो यही है स्टेप। सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम ये डोमेस्टिक इनकम निकला है, ठीक है, ये हमारा जो निकला है डोमेस्टिक इनकम। अगर हमें NNPAT निकालना है, NNPAT तो क्या होता है, NDPAT। देखो डी और एन में फ़र्क है। सो डोमेस्टिक से नेशनल जान के प्लस NFI कर देते हैं। मैंने पहले बता रखा है NFI कैसे निकालते हैं, तो हमारा NPAT निकल जाता है, ठीक है। सो व्हाट आर द स्टेप्स कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब यही देखेंगे हम। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्राइज, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है। तो प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी में होता है, टर्सरी में होता है। देन क्लासीफाई करना उनको, फैक्ट उनका क्या क्या पेमेंट मिल रहा है जो लोग काम करते हैं यहाँ पे। एक तो कंपनसेशन एम्प्लॉय जो मैंने अभी बताया आपको, इसका दो पार्ट होता है। एक तो कैश एंड काइंड, रेन्यूमरेशन इन कैश एंड काइंड एंड इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, इसे दोनों को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेज इन कैश मतलब जो पैसा मिल रहा है उनको, डियरेंस अलाउंसेस हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, बेसिक पे हो गया, ये सब चीज़ मिला के। वेजेज इन काइंड मतलब जैसे कि बेनिफिट, रेंट, फ्री एकोमोडेशन हो गया, फ्री कन्वेंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब मिल रहा है, ये काइंड में हो गया। तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या आता है, दीज आर द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर्स फॉर सोशल सिक्योरिटी। जैसे कि मान लो प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, ये सारे चीज़। तो ये सब चीज़ को ऐड करके हम क्या निकालते हैं, आपका सीओई निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस एक और टर्म है। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या होता है कि देखो अगर हमें NDPAT निकालना है, NDPAT निकालना है तो हम ये भी कर सकते हैं। आपका रेंट,
ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस सीओई प्लस मिक्स्ड इनकम, ये भी तीन तरीके से निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या क्या होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सरप्लस का तीन पार्ट होता है। पहला हो गया आपका रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है, प्लस रॉयल्टी। दूसरा जो हो गया आपका इंटरेस्ट, और तीसरा जो हो गया आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ को ऐड करके हम ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं। कभी कभी ऑपरेटिंग सरप्लस दे देते हैं तो हमें तीन चीज़ की जरूरत नहीं है, कभी कभी, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने को दे देते हैं तो हम इन तीन चीज़ों को ऐड कर देते हैं। क्या क्या, रेंट और रॉयल्टी ऐड करते हैं, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया। इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट में डिविडेंड होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग, ये मैंने एक्सप्लेन किया। और लास्ट होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मैंने बताया ना कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ये पॉसिबल कब ऐसे प्रोडक्शन यूनिट होते हैं जहाँ पे कि ये डिफ़िकल्ट है सेपरेट करना रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और सीओई को। तो उस सिचुएशन में उनके सारे इनकम को हम मिक्स्ड इनकम ले लेते हैं। जैसे मान लो एक दुकानदार है, अपने ही घर में दुकान खोल रखा है और यहाँ पे खुद ही काम करता है, रेंट भी उसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सब चीज़। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसके इनकम को मिक्स्ड इनकम ले लेते हैं। सो ये पांच चीज़ हम जब ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम। देखो एनडीपीएटीएफ से कैसे निकलता है, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ जाता है आपका, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तीन चीज़ ऐड कर दो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है, और प्लस मिक्स्ड इनकम। और ये एनडीपी में तो डोमेस्टिक इनकम निकल गया, और नेशनल इनकम के लिए एनएफआई ऐड कर देते हैं, एनएफआई, ठीक है, ऐड कर दो तो आपका ये निकल जाता है नेशनल। तो इस तरह से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं इनकम मेथड से। अब आता है हमारा क्या क्या प्रिकॉशन है इसमें, ठीक है। तो कुछ प्रिकॉशन है जो कि हमें ध्यान में रखना पड़ता है इसको कैलकुलेट करने समय। एक तो ट्रांसफर इनकम विल नॉट बी इनकम। ट्रांसफर इनकम मतलब होता है कि जैसे कि चैरिटी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ये नहीं। अगर सिर्फ पेंशन है तो इंक्लूड होगा, ग्रेचुइटी के अंदर आ जाता है, जो सीओई मैंने बताया उसका दूसरा पार्ट। लेकिन अगर मान लो ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन मतलब मान लो गवर्नमेंट गरीब लोगों को जिनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और बहुत ओल्ड हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ पैसे 2-3 हज़ार रुपये हर महीने देते हैं, उसको ओल्ड एज पेंशन बोलते हैं। चैरिटी मतलब दान दक्षिणा देना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस से मिल रहा है, पेंशन, ठीक है। तो ये सारे जो है ट्रांसफर इनकम है। इसके लिए जिनको मिलता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और इसलिए इसको ट्रांसफर इनकम, और ट्रांसफर इनकम कभी भी इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम। इसमें टैक्स भी आ जाता है, सब्सिडी भी आ जाता है, ये ट्रांसफर इनकम के अंदर आता है, और दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जिस साल वो बना था उस साल तो इंक्लूड हो रखा है। अगर हम दोबारा से उसको इंक्लूड करते हैं तो वो एक तरह से डबल काउंटिंग होगा। हाँ, लेकिन अगर ब्रोकरेज होता है, कमीशन होता है, ये इंक्लूड होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ब्रोकरेज पूछा जाता है या कमीशन, मान लो सेकेंड हैंड गुड्स बेचने के लिए कुछ कमीशन मिल रहा है, तो वो जो ब्रोकर है उसका इनकम है वो इंक्लूड होता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, ये भी नहीं होता है, क्योंकि शेयर और बॉन्ड में क्या होता है कि सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, कोई कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन नहीं होता है। हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट इट इज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। जब हम शेयर बेचते हैं तो आप पहले ओनर थे, किसी और ओनर बन जाता है। लेकिन अगेन यहाँ पे याद रखना, ब्रोकरेज यानी कि जो कमीशन मिलता है वो इंक्लूड होता है। विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन मतलब मान लो लॉटरी लग गया आपका, ठीक है, ऐसे चीज जो होता है, लॉटरी हो गया, हॉर्स रेस पे आपको पैसा मिलता है, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्योंकि ये विंडफॉल गेन है। इनकम ऑन थ्रू इलीगल एक्टिविटी, ये भी इंक्लूड नहीं होता है। सो ठीक है, स्मगलिंग वगैरह ये सब चीज नहीं आता है। पेमेंट लाइक गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स आर पेड ऑन आउट ऑफ वेल्थ, से हेंस दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो ये भी गिफ्ट टैक्स वगैरह नहीं इंक्लूड होता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी वेल्थ है उसमें से दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्सेस लाइक वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये ट्रांसफर इनकम है, एंड सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट, अगर देखो अगर हाउस होल्ड इंटरेस्ट देता है, मान लो कि एक घर के लोग, मान लो कोई बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, लोन ले रहे हैं और उनको 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हाउस होल्ड का इंटरेस्ट जो है नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन अगर मान लो वही लोन लिया जा रहा है प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा, कोई फैक्ट्री ले रहा है और उसका इंटरेस्ट दे रहा है, दैट विल बी इंक्लूडेड। सो ये याद रखना कि इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट दैट विल बी इंक्लूडेड। अगर कोई हाउस होल्ड ले रहा है, सो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है हमारा कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेज। मान लो कि खुद अपने घर में रह रहा है, सो ओनर ऑक्युपाइड इज इंक्लूडेड, ये इंक्लूड करना चाहिए। अगर मान लो कहीं और रहता तो उसे पैसा देना पड़ता है, या किसी और को देता तो उसे रेंट मिलता, तो ये भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फिक्स एसेट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये भी इंक्लूड होना चाहिए। इंक्लूडेड एज दीज आर प्रोडक्शन एक्टिविटी, और इससे गुड्स प्रोड्यूस होता है एंड फ्लो होता है इकोनॉमी में। सो ऑल दिस थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था एक्सपेंडिचर मेथड। सो हम एक्सपेंडिचर मेथड समझते हैं एक बार क्या है एक्सपेंडिचर मेथड, और कैसे एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है, पहले मैं पहले आपको फॉर्मूला के थ्रू समझा देता हूँ, उसके बाद ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम जब 5 चीज ऐड करते हैं इनकम मेथड में तो एनडीपी एट एफ से निकलता है। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि जीडीपी एट एमपी निकलता है, जीडीपी एट एमपी निकलता है। क्या 5 चीज ऐड करने से, एक तो प्राइवेट, फाइनल, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट, फाइनल, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, प्लस नेट एक्सपोर्ट, और प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये 4 चीज ऐड करने से जीडीपी एट एमपी निकल जाता है। कौन सा मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में। तो हमें अगर आपको सबसे पहले प्राइवेट ढूंढना है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ढूंढना है, फिर नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालता है मैं बता रहा हूँ अभी, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है ये भी समझा रहा हूँ अभी आपको। तो ये 4 चीज ऐड करो, जीडीपी एट एमपी निकल जाता है। अब हम देखते हैं जो कन्फ्यूजन होता है, ये जैसे प्राइवेट, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। गवर्नमेंट, फाइनल में कोई कन्फ्यूजन नहीं था, क्वेश्चन में दिया होता है। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। हो सकता है ये माइनस में हो सकता है ये प्लस में हो। और नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमेशा हम कंफ्यूजन इसमें होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, देखो इसका 2 पार्ट होता है, एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। अगर मान लो फिक्स दिया हुआ है तो आपको ढूंढना है चेंज इन स्टॉक दिया होगा। क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। याद रखना इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा क्या निकलता है, ये आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप उसी को ले लो, कोई जरूरत नहीं कि ये प्राइवेट, अगर मान लो ये 200 दिया हुआ है, ये मान लो 500 दिया हुआ है, ये हम नेट एक्सपोर्ट अगर दे रखा है +50, और ये दिया हुआ है, तो इन तीनों को ऐड कर दो। और फिर इसमें अगर मान लो कि ये दे रखा है 40, तो इन चारों को ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 200, 5, 700, 750, 790 हो जाता है। लेकिन वो इतना आसान देते नहीं, ये क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पर क्या देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे देते हैं। तो जहाँ भी फिक्स दिया हुआ है ये फिक्स, तो आपको समझना है कि ये पूरा नहीं है, इसमें चेंज स्टॉक ऐड करना है। तब जाके जब ऐड कर दो तब आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। कभी कभी ये नेट दे देते हैं, अगर नेट दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें आपको क्या ऐड करना है, डिप्रेशन ऐड कर देना है। जैसे डिप्रेशन ऐड करोगे ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मान लो ये नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो भी बात एक ही है, डोमेस्टिक कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा डोमेस्टिक लिखा ही हो, उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन आपको दूर करना है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो ये तरीका है आपको, इस तरीके से हम जीडीपी एट एमपी निकालें। अगर मान लो जीडीपी एट एमपी निकल गया और आपको बोला गया है एनएनपी एट एफसी निकालने के, एनएनपी एट एफसी, यानी कि एनएनपी एट एफसी क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। और आपने इस 4 चीज ऐड करने के बाद जीडीपी एट एमपी निकल गया, तो आप क्या करेंगे, हम ग्रॉस से नेट में जाएंगे। ग्रॉस नेट में जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन। आपको याद रखना होगा डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए करेंगे, और मार्केट प्राइस फैक्टर ऑफ जाने के लिए माइनस एनआईटी करेंगे। और इस तरह से नेशनल इनकम जो भी पूछा, अगर मान लो आप पूछा हुआ है
GDP एट FC निकालो, तो आपने पहले निकाल रखा है इस फॉर्मूला के थ्रू GDP एट MP निकाल रखा है, ठीक है। अब देखो ये तीनों तो एक ही जैसा है, लेकिन फ़र्क इसमें है, तो मार्केट से MP से फैक्टर को समझाने के लिए माइनस क्या करेंगे, NIT कर देंगे। NIT आपको पता है इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये पहले बताया हुआ है, तो आप उसको देखो उस वीडियो को, उसमें समझ में आएगा। और इस तरह से हम GDP एट MP निकालते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा तीनों मेथड, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और उसके थ्रू मैं आपको फिर और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। सो ये सब मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट है NDP एट FC एट करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। NDP तो आपको पता है कंट्री का डोमेस्टिक इनकम होता है, और NDP FC एट कांस्टेंट प्राइस। देखो दोनों में फ़र्क क्या है कांस्टेंट और करेंट प्राइस में। देखो करेंट प्राइस मतलब मान लो कि हमने 10 सामान बनाया इकोनॉमी में और 10 रुपये का बिका हो, तो 100 रुपया जो हो गया वो करेंट प्राइस हो गया, लेकिन NDP एट करेंट प्राइस, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट प्राइस मतलब क्या होता है, अगर मान लो कि हमने 10 सामान बनाया और बेस ईयर में इसका दाम था, बेस ईयर मतलब 5 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ हो गया आपका। सो वेन एवर नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट द प्राइस प्रिवेलिंग इन द बेस ईयर आपने 11th में स्टैट्स में पढ़ा था इंडेक्स नंबर में, बेस ईयर 10-15 साल पहले का, 10 साल पहले का कोई एक ईयर लेते हैं हम जिसको, और उस ईयर में जो प्राइस होता है उस प्राइस से अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो अगर मान लो बेस ईयर हम लेके कैलकुलेट करते हैं, उस सिचुएशन में तभी इनकम बढ़ता है अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है करंट प्राइस में, अगर मान लो सिर्फ प्राइस बढ़ गया, मे बी बिकॉज ऑफ वार, मे बी बिकॉज सम अदर रीजन, प्राइस बढ़ जाता है तो हमारा नेशनल इनकम बढ़ जाता है। सो ये ट्रू पिक्चर नहीं शो करता है। ट्रू पिक्चर तब शो करता है जब हम इस ईयर का नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर के प्राइस से, ठीक है। सो यही सब है, यहाँ 4 पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉमिनल GDP और रियल GDP बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच इज बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या नेशनल इनकम एट आई मीन करेंट प्राइस, ठीक है। करेंट प्राइस शो नहीं करता है क्योंकि इसमें मान लो कि लास्ट ईयर कोई चीज़ 10 रुपये में 10 बनाया आपने और 10 रुपये में बिक रहा था, तो 100 रुपये आपके पास आया, कंट्री का इनकम हुआ। इस साल भी अभी 10 ही बना रहे हो, लेकिन इसका प्राइस 20 रुपीज़ हो गया, तो अब कितना है 200। अब देखो यहाँ पे आपका 100 से 200 हो गया GDP या नेशनल इनकम, लेकिन यहाँ पे गुड्स तो उतना ही बना रहे हो आप, तो हम तब बेटर ऑफ होते हैं, तब हम अच्छे होते हैं जब हम ज़्यादा सामान बनाते हैं, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होता है। सिर्फ प्राइस बढ़ने से वी डोंट बिकम बेटर ऑफ। तो करेंट प्राइस में मान लो नेशनल इनकम करंट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ प्राइस बढ़ गया उसकी वजह से आपका इनकम बढ़ गया, सो दैट विल नॉट शो इज द ट्रू डेवलपमेंट। ट्रू डेवलपमेंट कब होता है, जब हम 10 बना रहे थे लास्ट ईयर, इस समय 20 बना रहे हैं, और ये पहले 10 रुपये में बेचते थे, अभी भी मान लो 10 रुपये में बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 रुपीज़ था, यहाँ पे 200 हो गया, तो ये ट्रू पिक्चर शो करेगा कि आपका पहले से ज़्यादा बनना शुरू हो गया। तो यही है करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का कौन सा बेटर इंडिकेटर है। हाउ टू कन्वर्ट नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस इनटू नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, तो फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस कैसे निकाला जाता है, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो करेंट प्राइस का लिख देते हैं, और करेंट प्राइस इंडेक्स वो दिया होगा आपका, वो लिखना है इंटू 100 कर देना है। सो ये फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मतलब वो प्राइस जो कि बेस ईयर में था, उस पर अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो, ठीक है। प्राइस इंडेक्स एक इंडेक्स नंबर है विच शो द चेंज इन द प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट। अगर मान लो कि प्राइस इंडेक्स क्या होता है, अगर मान लो 2015 में 10 रुपया प्राइस था, ठीक है, और 2024 में ये हो गया 20 रुपया हो गया, तो ये चेंज जो शो करता है ना, उसी बोलते हैं प्राइस इंडेक्स, ठीक है। एक इंडेक्स नंबर होता है। अगर मान लो इफ द प्राइस इंडेक्स फॉर करेंट ईयर इज 160 एंड नेशनल इनकम एट द करेंट प्राइस इज 160, ये तो हम कैसे निकालेंगे कांस्टेंट प्राइस में, तो मैंने क्या बताया आपको, जो हमारा
करेंट प्राइस का नेशनल इनकम होता है, उसको हम लिखते हैं 160,000 अपॉन प्राइस इंडेक्स क्या है 160 है, इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। ये हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 10 बचेगा और 16 को 10000, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1 लाख। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। एक नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर? जो है मेजर द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज टेकन टू फाइंड जीडीपी, ठीक है। डिफ्लेटर मतलब होता है कि कितना डिविएट हुआ है, द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज टेकन टू फाइंड जीडीपी। देखो जीडीपी डिफ्लेटर मतलब कैसे निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल मतलब होता है करेंट ईयर और रियल जीडीपी बेस ईयर, और इंटू 100 करके निकालते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम जीडीपी डिफ्लेटर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे है नॉमिनल जीडीपी आपका 30,000 है करोड़ है, और रियल जीडीपी 10,000 करोड़ है, तो हम 30,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 कर देंगे, तो उससे हमें निकल जाएगा। यहाँ पे 1000 नहीं 100 है, सो हमें 300 करोड़। सो कितना, इसको 300% बढ़ा है पहले से। हाँ, नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज इंडिकेटर। देखो, क्या आपको लगता है कि जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर होता है? हम यही एज्यूम करते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑलवेज इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट लीड टू वेलफेयर, ठीक है। क्यों, क्या क्या लिमिटेशन है? देखो, अगर मान लो जीडीपी 100 से 200 हो गया, ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपये जो इंक्रीज हुआ है, ये सिर्फ रिच लोगों के पास गया है, गरीब लोगों के पास नहीं गया है, तो क्या फ़ायदा उसका? इससे जनरल पब्लिक का तो वेलफेयर हुआ नहीं है। सो दैट विल नॉट। सो अगर मान लो जीडीपी इंक्रीज होने से डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो रहा है सारे लोगों में, देन वी कैन से दैट देयर इज वेलफेयर। बट इफ इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इफ ओनली रिच पीपल इनकम हैज इंक्रीज एंड पुअर पीपल इनकम हैज रिमेन पुअर ओनली, लेस ओनली, देन दैट जीडीपी कैनॉट शो द ग्रोथ और वेलफेयर, ठीक है। नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको हम मॉनिटरी टर्म में नहीं मेजर कर सकते, जैसे कि हाउस वाइफ, किचन गार्डनिंग, मदर टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। हाँ, इवन ये इट रियली ब्रिंग वेलफेयर, लेकिन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। सो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि एक्सटर्नलिटीज, ये 3 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एक्सटर्नलिटीज। तो इसको ध्यान से देखते हैं, अलग से क्वेश्चन आता है। दीज रेफर्स टू द बेनिफिट एंड हार्म, देखो, विच आर कॉज्ड बाय वन यूनिट टू अनदर विद नो पेमेंट रिसीव्ड फॉर द बेनिफिट, नो पेमेंट मेड फॉर द हार्म। अब क्या होता है कि मान लो जब भी कोई प्रोडक्शन होता है या जीडीपी बढ़ता है, तो इससे फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, दोनों होता है। देखो क्या होता है कि, और इसके लिए कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। मान लो कि प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होने से पोल्यूशन हो रहा है, लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है, तो क्या वो प्रोडक्शन यूनिट पोल्यूशन के लिए या लोगों का नुकसान के लिए कुछ अलग से पैसा रख रहा है? नहीं रख रहा है। तो हम देखते हैं एक्सटर्नलिटी मतलब होता है बेनिफिट और हार्म दैट सोसाइटी गेट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। सो व्हेन जीडीपी इंक्रीजेज इट मे बी बेनिफिशियल टू सम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही देता है, फायदा भी होता है। जो फायदा देता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो नुकसान देता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव का होता है विच इंक्रीज इन द वेलफेयर, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी एंड हेंस जीडीपी इज अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होता है कि पोल्यूशन हो रहा है, मान लो केमिकल फर्टिलाइजर यूज होने से लैंड खराब हो रहा है, तो इस तरह से हम इस नुकसान को एस्टिमेशन में नहीं लेके आते हैं, और ये एक तरह से नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, ठीक है। सो हार्म और बेनिफिट दैट द सोसाइटी गेट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। सो हम ये देखते हैं प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन उससे नुकसान हो रहा है उसको तो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। उससे
जो एडवांटेज होता है उसको भी हम नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि विच इंक्रीज, मान लो ये जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर हो रहा है, सो दैट इज नॉट सेपरेटली टेकन इनटू कंसिडरेशन, सो दैट इज वाई। अब आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। मान लो कि आपका इनकम 100 से 200 हो गया है, जीडीपी 100 से 200 हो गया। पहले 10 लाख लोग थे, अब 20 लाख लोग, बात एक ही है। एज सच पर कैपिटा इनकम तो बढ़ा नहीं, तो ये भी हम इसको ध्यान नहीं रखते हैं। नेगेटिव कंस्ट्रक्शन, मान लो कि जीडीपी मेजरमेंट में लिकर या सिगरेट वगैरह ये सब बनने की वजह से अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग वेलफेयर, सो दैट ऑल्सो नीड टू बी केप्ट इन टू माइंड। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, अगर मान लो प्रोडक्शन ऑफ वार गुड, वेपन वगैरह बनाने की वजह से, अगर आपका मिलिट्री सर्विसेज की वजह से अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो ये तो वेलफेयर नहीं लेके आ रहा है। हाँ, अगर मान लो कंज्यूमर गुड बन रहा है, हाउसेस बन रहा है, क्लोथ बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, दैट विल ब्रिंग वेलफेयर टू द पीपल। सो हम ये देखते हैं कि कॉम्पोजिशन में क्या है, क्या जो जीडीपी बढ़ रहा है क्या चीज़ बनाने से, किस चीज़ को प्रोडक्शन से जीडीपी बढ़ रहा है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वार गुड, देन दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग वेलफेयर टू द पीपल। अगर ये कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट, चेंज इन प्राइजेज। चेंज इन प्राइजेज मतलब मान लो कि अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है, मैंने बताया था ना, अगर 10 रुपये प्राइस है, आपने 10 बनाया, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, तो आपका 100 रुपया हो गया। अगर मान लो यहाँ पे 10 रुपया बना रहे हो अभी भी, सॉरी, ये प्राइस 15 रुपीज़ हो गया और अभी भी 10 बना रहे हो तो 150 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीडीपी तो बढ़ा है लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ा, अभी भी 10 ही बना रहे हो। सो क्वांटिटी हैज़ टू इंक्रीज टू ब्रिंग वेलफेयर। सो हो सकता है जीडीपी बढ़े बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, बट दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग वेलफेयर। ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्रीन जीडीपी। ठीक है। इट रेफर्स द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी दैट अकाउंट और टेक इनटू कंसिडरेशन सर्टेन पैरामीटर लाइक एनवायरनमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। अगर मान लो ग्रीन जीडीपी क्या होता है कि जब आप जीडीपी को कैलकुलेट करते हो तो देखते हो कि कितना पोल्यूशन हुआ, कितना नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हुआ। अगर से निकालते हो एंड देन आप बोलते हो कि जीडीपी बढ़ा है या घटा है, तब हम बोलते हैं कि उसको ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। ठीक है। ऑल दीज रिड्यूसेस इकोनॉमिक वेलफेयर। मान लो कि अब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्स का, तो इससे हमारा वेलफेयर कम होता है। पोल्यूशन हो रहा है तो वेलफेयर कम होता है। सो दिस नीड टू बी केप्ट इन माइंड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है देन हम बोल सकते हैं देयर इज ग्रीन जीडीपी। ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो हम नहीं। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हर इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या वैल्यू एडेड मेथड के 10 क्वेश्चंस करेंगे और इससे और ज़्यादा क्लियर होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।